X Limited was ordered to be wound up on 31st of March 2011, on which date its summarized balance sheet was as follows. एसेट साइड पर गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट, फिक्सचर, डेटर, स्टॉक, हमारे मतलब के आइटम कैश। लाइबिलिटी साइड पर कैपिटल है, डिबेंचर्स हैं, साथ में एक इंटरेस्ट एक्रूड और ब्रैकेट में लिखा है सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, इतना रुपया। बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक 25,000, एक पर्टिकुलर एसेट ही इन्हें दे दिया 25,000, और ट्रेड पेएबल आ गए 36,000 रुपीज। तो ये कौन हो गया, लिस्ट बी, और ये है फ्लोटिंग चार्ज, कितना क्लियरली बताया फ्लोटिंग चार्ज, तो ये हो गया लिस्ट डी। देन इट सेज द अमाउंट्स एस्टिमेटेड टू बी रियलाइज्ड आर गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट, फिक्सचर, स्टॉक एंड डेटर, जिसमें स्पेशल मेंशन रहेगा स्टॉक का, क्योंकि ये दिया हुआ है गिरवी तौर पर रखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट के पास, तो ये लिस्ट बी में जाएगा। एसेट स्पेसिफिकली प्लेज और बाकी सभी एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज रहने वाले हैं। क्रेडिटर्स इंक्लूडेड, क्रेडिटर कहां है, ये बेसिकली क्वेश्चन का कहने का मतलब है ट्रेड पेबल, क्योंकि यही एक वैल्यू है हमारे पास लायबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स के नाम के तौर पर। Creditors included 6,000 on account of wages of 15 men at 100 per month for 4 months immediately before the date of winding up. तो ये तो हमने सीखा था पिछले 12 महीने में से 4 महीने का जो है पेमेंट टू दी वर्कर्स, पेमेंट टू दी एम्प्लॉइज फॉर देयर सैलरी इज द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। साथ ही साथ 9,000 बिंग द सैलरीज ऑफ 5 एम्प्लॉई एट 300 पर मंथ फॉर 6 मंथ, तो इसमें से 4 महीने का प्रेफरेंशियल और 2 महीने का अनसिक्योर्ड रहेगा। रेंट ऑफ गोडाउन फॉर द लास्ट 6 मंथ 3,000, गोडाउन का रेंट पूरी तरह से अनसिक्योर्ड है, नॉट प्रेफरेंशियल। इनकम टैक्स डिडक्टेड आउट ऑफ सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज 1,000 है, जो कि रहेगा प्रेफरेंशियल। डायरेक्टर फीस 500 रुपए, ये रहेगा आपका अनसिक्योर्ड। मैंने कहा था डायरेक्टर को हमेशा यही मानना कि ये हमारा जो है एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है ना, तो इसे प्रेफरेंशियल में नहीं लेकर जाएंगे। 3 years ago the debit balance in P&L account was 77925। अगर आप देखो तो आज P&L डेबिट बैलेंस कितना है 138,500। लेकिन मैंने कहा था डेफिशिएंसी अकाउंट बनाने के लिए अगर हमें डिटेल पता है पिछले सालों के तो दैट इज द बेस्ट थिंग वी विल डू। ये P&L किसी काम का नहीं रहेगा, क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया कि 3 साल पहले ये वैल्यू थी हमारी डेबिट बैलेंस की, एंड सिंस दैट डेट, तब से अब तक जो अकाउंट से कंपनी के दे हैव शोन द फॉलोइंग फिगर्स। तो 3 सालों का डाटा बता दिया, ग्रॉस प्रॉफिट, और उसके बाद ये आपको चीजें बताई गई जो कि बेसिकली P&L से संबंधित हैं, और यहां को टोटल करके बता दिया। तो हमें टोटल का तो क्या करना है, ये टोटल भी देखो, प्रेजेंटेशन एग्जाम में भी ऐसे ही आई थी जब इस क्वेश्चन की, जब ये आया था ईयर 2000 से बहुत पहले कभी आया था, मॉड्यूल में भी ऐसी ही प्रेजेंटेशन है। अगर इसको मैं वेरीफाई करना चाहूं तो ये टोटल किसका है, अगर आप पहले 2 आइटम का ही टोटल करके देखते हो तो समझ में आ जाते हैं, तो 1 लाख बन गया, तो इनका टोटल तो 80,990 नहीं है, मतलब ये कुछ और ही है। मैं क्या करता हूं 40,500 से स्टार्ट करता हूं, प्लस 5750, 8,000, 8540, 6,700, 1,000 एंड 10,500। 80,990 तो बेसिकली ये ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो आइटम्स हैं एक्सपेंसेस की, तो उनका टोटल है। क्वेश्चन ने हमें नेट प्रॉफिट निकाल कर नहीं दिया, ग्रॉस प्रॉफिट बता दिया, और उसके बाद काफी सारे खर्चे बता दिए जो कि हम यही मानेंगे इनडायरेक्ट नेचर के हैं। एग्जाम में भी जब ये क्वेश्चन आया है ऐसे ही हुआ, मॉड्यूल में भी ऐसे ही है। ऐसा मत सोचना कि ये वेजेस लिखा है ये तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हुए हो ही गया होगा, जी नहीं, मैं बड़े क्लियरली कह रहा हूं जिस तरह से मॉड्यूल में है, जिस तरह से एग्जाम में आया था, और उसी तरह से हम यहां पर करेंगे, तो हम इसे इनडायरेक्ट नेचर के आइटम ही मानेंगे कि ये जीपी के बाद आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ये सारी चीजें जब माइनस होंगी तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, अगर पॉजिटिव है, अदरवाइज नेट लॉस हमारा आ जाएगा, जो कि हमें कहां लेकर जाना होगा, डेफिशिएंसी अकाउंट में। अगर मैं यहीं पर एक बार इसको निकालना चाहूं, नेट प्रॉफिट पहले वाले केस में 65,000 माइनस 80,990, 15,990 क्लियरली लॉस है। अगले वाले में 45,000 का जीपी है, खर्चे हैं 66,245, फिर से लॉस है, और अंतिम 40,000 माइनस 6,3340, 23,340 रुपए का लॉस है। और साथ ही साथ अगर आप ये पुराना P&L 3 साल पुराना
और इन सभी लॉसेस को जोड़ लें तो ये आज के P&L डेबिट बैलेंस के बराबर ही बन जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया है 138,500। और हमने डेफिशिएंसी अकाउंट का जो फॉर्मेट अभी सीखा है, यही हमने मेन चीज सीखी कि जो आज की डेट में बैलेंस है सीधा सीधा मुझे वो नहीं लिखना है, मुझे उसकी डिटेल लिखनी है। 3 साल पहले इतना था, 3 सालों में ये लॉस हुई जिसके कारण ये यहां तक पहुंच गया। तो वो क्वेश्चन ने सारा डाटा बता दिया हमें। इन एडिशन जो पढ़ा उसके अलावा, it is estimated that company would have to pay 5,000 as compensation to the employee for injuries suffered by him which was contingent liability not accepted by company। तो ये वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली 5,000 जो है ये भी आपका प्रेफरेंशियल पेमेंट में आएगा। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट, तो ये इस क्वेश्चन की फरमाइश है। सबसे पहले नॉर्मल मैनर में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ही बनेगा और उसके बाद डेफिशिएंसी अकाउंट के बारे में बेटा बात करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। आंसर नंबर 7। कंपनी का नाम दिया है, जी हाँ, एक्स लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 31st of March 2011। चलिए, सो ये लीजिए, या particulars and estimated realizable value in rupees। ठीक है जी, करते हैं स्टार्ट नॉर्मल मैनर में जैसे स्टेटमेंट ऑफ फेयर को बनाते हैं। स्टार्टिंग विद द एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, यानी कि लिस्ट ए के तहत हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में सिर्फ स्टॉक है जो कि पूरी तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट को दिया हुआ है, हाइपोथिकेटेड है उनके पास, मतलब जब चाहें वो अपनी सिक्योरिटी रियलाइज करने के लिए, अपना अमाउंट रियलाइज करने के लिए स्टॉक को बेच सकते हैं। ओके, बाकी की चीजें हम यहां पर लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कैश जो है उसे पिक कर लेते हैं, कैश 500 रुपए। उसके अलावा क्वेश्चन ने हमें बताया है देयर इज अ गुडविल 1000, बिल्डिंग है बेटा 3 लाख रुपीज, प्लांट है 5,25,000, फिक्सचर्स 10,000, स्टॉक यहां नहीं आएगा, और डेटर्स 20,000। कॉल्स इन एरियर एक्सेट्रा भी नहीं है, इनका यहां पर टोटल कर देते हैं। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, इन सब का टोटल आउटर कॉलम में 8,56,500। ठीक हुई बात, ये हो गई जी एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज। इसके बाद आते हैं वो एसेट्स जो कि स्पेसिफिकली प्लेज किए गए हैं, लिस्ट बी के अकॉर्डिंगली।
particulars estimated realizable value due to secured creditors। अगर डेफिशिएंसी आई तो यहां लिख देंगे डेफिशिएंसी रैंकिंग एज अनसिक्योर्ड। अगर सरप्लस आया तो सरप्लस कैरिड टू लास्ट कॉलम। सरप्लस कैरिड टू लास्ट कॉलम। ओके, बनाइए यहां तक बेटा। बच्चे देख रहे हैं कि सर ये वापस बीच में लेक्चर कैसे स्टार्ट हो गया। कई बार दोस्त गलती से कुछ प्रेस करना चाहो कुछ और प्रेस हो जाता है। वाई टू वरी। आइए जिसमें डिटेल्स भरें। कौन से एसेट हो तुम? स्टॉक बा। कितना रियलाइज करोगे बा? 31,000 बा। जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको देना कितना है? 25,000। 25,000 रियलाइज हो रहा है, देना है 25। डेफिशिएंसी है कि सरप्लस है दोस्त? इट्स अ सरप्लस। 6,000 कैरी टू द लास्ट कॉलम 6,000। और ये आ गया है जी टोटल 8,62,500। लेट्स कंप्लीट द इंग्लिश। एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स available for preferential creditors, comma, debenture holders having या debenture holders secured by floating charge and unsecured creditors। इंग्लिश याद रखनी है और याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं है, जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे। अब ये टोटल एसेट आ गई, किसके लिए हैं? प्रेफरेंशियल डिबेंचर होल्डर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो उन सबका हमने उसी सीक्वेंस में नाम लिया। पहले लिस्ट सी वाले प्रेफरेंशियल, फिर लिस्ट डी वाले डिबेंचर और फिर लिस्ट डी वाले अनसिक्योर्ड। स्टेप बन गया। तो थई चल भाई काका आजा, आगे बढ़ रहे हैं। समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स, summary of gross assets। या सबसे पहले estimated realizable value of assets स्पेसिफिकली प्लेज्ड। जो एसेट स्पेसिफिकली प्लेज था यानी कि स्टॉक, उसकी कितनी ईआरवी लग रही है? ईआरवी बोले तो एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू कितनी लगती है? 31,000 आ जाएगी। और एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड।
which we found out above as per list A, 856,500. 856,500 ये आ गया जी टोटल इन द इनर कॉलम 887,500 रुपीज। यहां तक आकर एसेट्स का काम हमारा होता है खत्म। ठीक है जी, इसमें कुछ नया अभी तक नहीं किया इस क्वेश्चन में, बिल्कुल नॉर्मल मैनर में जैसे बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बिल्कुल वैसे ही बनाकर चल रहे हैं। कुछ बच्चों की न्यू जर्नी है मेरे साथ, बहुत सारे बच्चे तो कॉस्ट एफएम पहले पढ़ चुके हैं, जो नया अकाउंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं, मतलब फ्रेश मुझसे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए नयापन सा है कि सर किस तरह से पढ़ाते हैं जरा देखे तो सही। और बस सबसे ज्यादा दिक्कत आती होगी ये होमवर्क का क्या कीड़ा है यार, बंदे को होमवर्क बढ़ा दे रहा है और फिर चेक भी करा रहा है, सॉल्यूशन भी नहीं दे रहा। यही कीड़ा है जी, यही सबसे बड़ा कीड़ा है, तभी आप बच्चों के नंबर आएंगे। और जो निकम्मे हैं जिन्होंने ठान लिया है कि हमसे कोई होमवर्क करवा के दिखाए, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कृपया होमवर्क करना शुरू करें। बस यही कह सकता हूं यार, फ्यूचर आपका है, बनाना आपको है, लेकिन राह मैं दिखा रहा हूं। मैं कौन? टीआरजी कौन? द राहुल गर्ग। ये कम ऑन, ये आ गया जी। अरे आ जाओ लायबिलिटीज, और इसके अंदर आ गया, आ जाओ ग्रॉस लायबिलिटीज। लेट्स राइट डाउन लायबिलिटीज, और इसके अंदर आ रहा है ग्रॉस लायबिलिटीज एंड लायबिलिटीज। ये लकीर हमने खींच दी, पर मन्नू न्यू लागा भी यो लकीर छोटी पड़ जाएगी, फिर इस कर काम इसनु ज्यादा खींच दें। सर ये कौन सी लैंग्वेज है बेटा? इसको कहते हैं हरियाणवी। सर आपको कैसे पता? बेटा मैं हरियाणा से हूँ, रहता हूँ राम राम। हरियाणा वाले बच्चों को राम राम। सर पंजाब वाले बच्चे में बेटा सत श्री अकाल। सर भोजपुरी भी है बेटा, इसको क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग बा। हम कही दई गुड मॉर्निंग बा। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें लिस्ट बी सी डी ई, ये 4 लिस्ट पहले कंप्लीट करनी है जो कि प्योर लायबिलिटी है, फिर एफ और जी प्रेफरेंस इक्विटी, और अंत में लिस्ट एच। सबसे पहले बात करते हैं लायबिलिटीज की। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स टू द एक्सटेंट secured creditors to the extent secured by assets specifically pledged, ब्रैकेट में एज पर लिस्ट बी। हम जानते हैं यहां पर आउटर कॉलम में कुछ आता नहीं, लेकिन ग्रॉस वाले में कुछ ना कुछ आता है। कितना? जितने रुपए का सिक्योर्ड क्रेडिटर था, कितने रुपए से वो सिक्योर्ड है, वो वैल्यू यहां आएगी। हमारे इस प्रश्न में सिक्योर्ड क्रेडिटर को देना था 25,000, और जो सिक्योरिटी उसे दी हुई थी एसेट की, उससे आया 31,000, 31,000। तो क्या ये लायबिलिटी सिक्योर है? जी हां, पूरी तरह से सिक्योर है। तो पूरा 25,000 यहां पर आ गया। इसके बाद आ रहा है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी, तो हम यहां उसकी डिटेल बनाकर दिखा देते हैं। क्वेश्चन में बैलेंस शीट के नीचे तीसरी लाइन से स्टार्ट किया गया था कि क्रेडिटर्स इंक्लूडेड 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वेजेस ऑफ 15 मैन। तो पहले वेजेस की बात आ रही है। 15 मैन है, 100 रुपया पर मंथ देते हैं, और 4 महीने के लिए ये पेंडिंग था 6,000। फिर एक है सैलरीज, 5 इंप्लॉइज हैं, 300 प्रति महीना, पिछले 6 महीने का पेंडिंग है। हाय सारा 6 महीना नहीं आएगा, ओनली 4 मंथ्स इज प्रेफरेंशियल। 5 3 चौकी 12, 12 पंजी 60, 6,000, या फिर 5 3 15, 15 चौकी 60, तब भी ये 6,000 ही बन रहा है। और क्या है? रेंट नहीं आएगा, इनकम टैक्स डिडक्टेड।
इनकम टैक्स डिडक्टेड आउट ऑफ सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज 1000 का है, डायरेक्टर फीस यहां नहीं आएगी, और क्वेश्चन ने अंत में बताया थे कंटिंजेंट लायबिलिटी थी कंपेंसेशन की, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय कितने रुपए जी? 5000 रुपए, ये 18000 हो गया, तो 18,000 रुपीज यहां से होगा माइनस, और यहां आ गया ग्रॉस लायबिलिटी वाले कॉलम में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हालांकि ऐसा पॉइंट हमने ऑलरेडी किया हुआ है ऑलमोस्ट सिमिलर सा, जहां प्रेफरेंशियल क्रेडिटर निकालने थे, और ये माइनस करके आ जाएगा। ऊपर कितनी वैल्यू थी? 862,500, 18,000 गए तो रह जाएगा 844,500, 8 अरे 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 844,500. So it is balance assets available for balance assets available for debenture holders secured by floating charge and unsecured creditors. Balance assets available for debenture holders secured by floating charge and unsecured creditor, इनके लिए हमारे assets जो हैं अभी शेष हैं। वेरी गुड पॉइंट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इन द क्वेश्चन। आगे प्रेफरेंशियल के बाद आता नंबर लिस्ट डी वालों का, डिबेंचर होल्डर्स secured by floating charge, debenture holders secured by floating charge as per list D। बैलेंस शीट में जब देखते हैं कि इन लोगों का पैसा कितना देना है, तो वहां हमें दो चीजें दिखती हैं, एक डिबेंचर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1,60,000 और एक इंटरेस्ट है 4,000। 5% डिबेंचर्स 1,60,000 और इंटरेस्ट एक्रूड 4,000। तो ये आउटर कॉलम में आ गया जी 1,64,000। नेट वैल्यू निकाल दी, और यहां ग्रॉस लायबिलिटी में भी आ गया 1,64,000। मैथमेटिक्स करना होगा, 844,500 माइनस 1,64,000, ये आ गया जी 6,80,500, जिसे हम कहेंगे बैलेंस एसेट्स अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। पहुंच जाइए बेटा यहां तक सभी। बढ़े आगे बेटा। लेट अस नाउ राइट डाउन unsecured creditors as per list E। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे बड़ी गलती इसमें जो होती है, पहले गलती करके दिखा रहा हूं, नोट मत करना। ट्रेड पेबल अपने को दिए हैं क्वेश्चन में, बैलेंस शीट अगर आप देखते हो, ट्रेड पेबल्स 36,000,
ट्रेड पेबल्स हैं बच्चे 36,000। मैं एक बार क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा, ये देखिए लिखा था क्रेडिटर्स इंक्लूडेड, इसके अंदर हमने देखा काफी सारे प्रेफरेंशियल चीजें थी। प्रेफरेंशियल का टोटल कितना निकाला 18,000। बच्चे गलती क्या करते हैं, लिखते हैं ट्रेड पेबल्स 36,000 माइनस इसके अंदर जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इंक्लूडेड थे 18,000 के, और बैलेंस निकाल देते हैं बाहर। दिस इज रॉन्ग। रीजन बिंग, क्रेडिटर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये और ये इंक्लूडेड था, 5,000 कंपेंसेशन इंक्लूडेड नहीं थी। अगर आप देखते हैं, ये देखिए इन एडिशन, एक हिंट तो यहां पर दिया, इन एडिशन कंपनी वुड हैव टू पे 5,000 इज कंपनी, एक तो यहां दिया इन एडिशन, उसके अलावा विच वॉज कंटिजेंट लायबिलिटी नॉट एक्सेप्टेड बाय कंपनी, यानी कि ये जो 5,000 कंपेंसेशन का है ना, ये क्रेडिटर्स के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो जब यहां माइनस करोगे ये 18,000 माइनस नहीं होगा, कितना माइनस होगा 13,000। ये 13 कैसे बना, 6 + 6 + 1,000, 6,000 6,000 और 1,000, ये इस प्रकार से बनेगा। तो ये फिगर जो इसकी बाहर आएगी दैट विल बी 23,000। अच्छा, अब कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं सर वो रेंट था, वो डायरेक्टर फीस थी, उसका क्या हुआ? अरे वो तो इसी के अंदर इंक्लूड रह गया ना, हमें उसको अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। 36,000 रुपए के जो ट्रेड पेबल थे, बस उसमें से 13,000 प्रेफरेंशियल है, तो बाकी 23 है। उसी के अंदर रेंट भी है, उसी के अंदर डायरेक्टर फीस भी है, उसी के अंदर 2 महीने की सैलरी भी है, सब कुछ आ गया, वो हमें अलग से दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आया हमारे पास, और ये इधर आया ग्रॉस लायबिलिटी का टोटल। ये आ गया ग्रॉस लायबिलिटी का टोटल, और वो आ गई बैलेंसिंग फिगर ऑन द राइट साइड 657,500, और इधर 25,000, 18,000, 164,000, 23,000, 2,30,000। मेरे ग्रॉस एसेट्स कितने थे 887,500 माइनस ग्रॉस लायबिलिटी, बिल्कुल सही आ गया 657,500। पॉजिटिव फिगर है तो ये है सरप्लस, क्वेश्चन में प्रेफरेंस नहीं है, इक्विटी है। एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड्स क्रेडिटर, तो यहां आकर आउटसाइड लायबिलिटीज की बात खत्म हो गई, और ब्रैकेट में डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एसेट्स एंड ग्रॉस लायबिलिटीज, डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एसेट्स एंड ग्रॉस लायबिलिटीज यहां तक हो गया। प्रेफरेंस है नहीं, इक्विटी है, इक्विटी वाला भी पॉइंट लिखकर जो है डेफिशिएंसी ऑब्लिक सरप्लस यहां से निकाल देते हैं। ठीक है, ये लीजिए, बढ़ रहे हैं आगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ब्रैकेट में आ रहा है एज पर लिस्ट एफ डैश, और 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ब्रैकेट में आ गया एज पर लिस्ट जी 10 लाख। हमारी फिगर थी 657,500 की सरप्लस, 10 लाख माइनस करना पड़ा, तो ये बदल गया डेफिशिएंसी में 3,42,500। एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स मेंबर्स, और ब्रैकेट में आ रहा है एज पर लिस्ट एच। एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स मेंबर्स एज पर लिस्ट एच, तो ये अपना 1 मिनट जी, ठीक है, ये अपना
डेफिशिएंसी फाइनल आया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यहां पर आकर खत्म हुआ, लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन ने कहा था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना, और उसके बाद जरा 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 इसको तो वही डेफिशिएंसी अकाउंट भी बना दे ना। डेफिशिएंसी अकाउंट बनाने के लिए हमने क्वेश्चन में एक चीज निकाली थी, नेट प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट्स नाम की चीज निकाली थी, ये तो हमने क्वेश्चन में निकाली थी, सॉल्यूशन में भी निकाल कर दिखानी है। क्वेश्चन पेपर तो घर आ जाएगा ना हमारे साथ। टीचर को कहां पता कि हमने लॉस कैसे निकाला, तो सबसे पहले कर लेते हैं इसी की कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फॉर लास्ट 3 years। ईयर एंडिंग 31st March 09, 31st March 10 and 31st March 11। ग्रॉस प्रॉफिट दिया बेटा, क्वेश्चन में देखें दूसरी टेबल, बैलेंस शीट के नीचे वाली टेबल 65,000, 45,000 और 40,000 माइनस एक्सपेंसेस। इनका तो टोटल ही बताया हुआ है, तो हमें इंडिविजुअली नहीं लिखना, टोटल में ही लिख देंगे आप। 80,990, 66,245 बेटा, and 63340। So we get the profits oblique loss। 15,990, 21,245 and 23340। ये हमने प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस निकाल लिए पिछले 3 साल के, जिसके बेस पर अब हम डेफिशिएंसी अकाउंट को बना लेंगे। हो मखना, ओ दिल लगी कुड़ी, दिल लगी कुड़ी गुजरात तो दिया, दिल लगी कुड़ी। ओके गाइस, आई होप वी आर रेडी, लेट अस स्टार्ट। क्या हम यहां पर इसे पूरा कर पाएंगे? सीम्स टू बी अनलाइकली। यहीं करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ओ हो नो नो नो, हमने नोट्स नहीं लिखे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के बाद, जरा उन नोट्स को लिखा जाए। नंबर 1, द अबव deficiency is subject to A point, cost of winding up and remuneration, cost of winding up and remuneration, and surplus or deficiency on realization of assets, surplus or deficiency on realization of assets, and number 2, there is no uncalled capital to be called up। There is no uncalled capital to be called up। ये नोट्स तो कंपलसरी हैं, इसके बिना तो गुजारा है ही नहीं। और अब हम डेफिशिएंसी अकाउंट बनाने के लिए तैयार हैं। डेफिशिएंसी अकाउंट लिस्ट H, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आती हैं नेगेटिव आइटम्स जिनके कारण डेफिशिएंसी बढ़ती है। तो आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी, आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी बेटा।
सबसे पहले क्या आता है, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, लेकिन इंग्लिश बिल्कुल डिफरेंट है, एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी ओवर एसेट्स, इस प्रकार से लिखना है, एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज ओवर एसेट्स ऑन, यहां हम डेट भी लिख देते हैं, किस डेट का था। अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूं, ये देखो क्वेश्चन है ना, यहां पर हमें ये बताया, प्लीज सी केयरफुली, 3 years ago द डेबिट बैलेंस इन पी एंड एल वॉज दिस, और हमने देखा कि ईयर एंडिंग 31 मार्च 9, 31 मार्च 10 और 31 मार्च 11 का लॉसेस तो हमने खुद निकाला, यानी कि जो 7792 की फिगर है ना, 77925, ये जो ईयर आपका 31 मार्च 9 वाला है, इससे भी पहले थी, इस साल का लॉस तो हमने निकाला, इससे पहले कौन सा ईयर एंड होगा, 31 मार्च 8, 31 मार्च 8 का, तो ये 31 मार्च 8 की वैल्यू है बेसिकली ऑन 31 मार्च 08, कितनी वैल्यू दी है, 77925, सॉरी 77925 का पी एंड एल डेबिट बैलेंस था 3 साल पहले, उसके बाद 8 9 9 10 8 9 9 10 और 10 11 का हमें क्वेश्चन ने बताया है कितना कितना लॉस हुआ। नंबर 2, नेट डिविडेंड एंड बोनसेस ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब पिछले इन सालों में कोई डिविडेंड बोनस की डिटेल नहीं बताई क्वेश्चन ने। नेक्स्ट, नेट ट्रेडिंग लॉसेस आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, कॉमा, टैक्सेशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एक्सेट्रा ड्यूरिंग द सेम पीरियड, मतलब इन पिछले सालों में कोई ट्रेडिंग लॉस है, बिल्कुल है, हमने निकाले तो हैं ये तीनों लॉसेस यहां पर आएंगे, ये तीनों लॉसेस यहां पर आएंगे। ईयर एंडिंग 31 मार्च 09, ईयर एंडिंग 31 मार्च 10 and year ending 31 March 11, values 15990, 21245 and 23340, 15990, 21245 and 23340, 60575। इससे ज्यादा बाइफर्केशन आपको नहीं दिखानी, कई किताबों में क्या क्या होता है, डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन है, टैक्सेशन है, वो भी अलग करके दिखाया जाता है, नहीं, कितनी क्लियर लाइन है, नेट ट्रेडिंग लॉसेस आफ्टर चार्जिंग, मतलब इन सभी चीजों के बाद की वैल्यू बता दो, तो हमें सीधा सीधा यही वैल्यू बतानी है, इसका टोटल लिख दिया, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं करेंगे। अगर गलती से कोई बच्चा कोई किताब देख ले तो घबराना मत, जो आपको करवाया जा रहा है यही सत्य है, यही बेस्ट है। उसके बाद नंबर 4 आता है लॉसेस अदर देन ट्रेडिंग लॉसेस, लॉसेस अदर देन ट्रेडिंग लॉसेस, ये तो है ही नहीं क्वेश्चन में, कोई हिंट ही नहीं है इसके बारे में। तो नंबर 5, एस्टिमेटेड लॉसेस नाउ रिटर्न ऑफ, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी एसेट कम पर लगता है जाएगा, जो लायबिलिटी एक्स्ट्रा देनी पड़ी वो सब यहां पर आता है। तो एक एक करते हुए जरा एसेट्स को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले गुडविल 1 लाख की है, बुक्स में बिकी कितनी की, 1000 रुपए की, हाई हाई बहुत कम में जा रहा है। गुडविल में धोखा हुआ, नुकसान हुआ 99,000 का,
फिर आए बिल्डिंग 3 लाख की बिकेगी, 350 की लिखी है बुक्स में, तो बिल्डिंग में भी 50,000 का लॉस है। प्लांट 550 का लिखा है लेकिन 525 का जाएगा, तो प्लांट में 25,000 का नुकसान है। फिक्सचर 23 के बुक्स में है लेकिन 10 के जाएंगे, तो फिक्सचर्स में भी नुकसान है 13,000 का। स्टॉक 38 का लिखा है, 31 का जाएगा, इसमें भी 7,000 का नुकसान है भाई। डेटर्स 25 के लिखे हैं, 20 के जाएंगे, तो डेटर्स भी 5,000 कम में जा रहा है। कैश में कोई आपत्ति नहीं। और एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी थी, कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉय, ये भी यहां पर डाल देंगे। कितने की है कॉम्पेंसेशन? 5,000 रुपए की बेटा। इन सब का टोटल करना है। 99,000, 50,000, 25, 13, 7, 5, 5, 2,04,000, 2,04,000 आ गया। ये आ गया जी टोटल ए 342,500, 2,04,000 ये रहा, 77,925 हमने टॉप पर लिखा था, और 60,575, टोटल हो गया 342,500। ये हो गया ए का टोटल। बी आइटम्स रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी, एक मिनट, यहां पर एक 6 नंबर पॉइंट भी लिख लें, अदर आइटम्स, बस। पॉइंट नंबर 7 आ गया, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर कैपिटल एंड लायबिलिटीज। अरे 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 अरे, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर कैपिटल लायबिलिटी मतलब कोई क्रेडिट बैलेंस वगैरह है, कोई रिजर्व नहीं है। और ट्रेडिंग प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द पीरियड, कुछ है क्या? नहीं है दोस्तों। देन प्रॉफिट्स एंड इनकम्स अदर देन ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स एंड इनकम अदर देन ट्रेडिंग प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। और अदर आइटम्स मतलब कोई एसेट लगता है क्या ज्यादा का बिकेगा? सारे एसेट ऊपर आ चुके, ये भी कुछ नहीं है। ये हो गया टोटल बी नील, तो सी आ गया जी उत्तर। डेफिशिएंसी एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ए माइनस बी, और ये वैल्यू आ गई 3,42,500। On 1st of December 2011, X Company Limited undertook a contract to construct a building of rupees 21.25 lakh. 31st March 12 को कंपनी फाउंड इट हैड ऑलरेडी स्पेंट, मतलब कॉस्ट टिल डेट, on the construction. Prudent estimate of additional cost for completion was this much. इतना रुपया अभी और लगना है. What amount should be charged to रेवेन्यू इन द फाइनल अकाउंट्स? तो जैसे अभी अभी जो प्रश्न किया उसमें रेवेन्यू पूछा था, तो यहां पर फिर से हमसे पूछता है कि भाई कितना रेवेन्यू जो है जाएगा। रेवेन्यू के लिए हमें क्या चाहिए? स्टेज ऑफ कंप्लीशन, जो कि कैसे आएगा? कॉस्ट टिल डेट अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100 करते हुए। तो हम आ रहे हैं आंसर नंबर 8 पर। सबसे पहला भाग कंप्यूटेशन ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन, परसेंटेज हमें निकालना है।
कॉस्ट टिल डेट 1624,750, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट जो अनुमान है 800,250, 24,25,000, जी हाँ 24,25,000, ये हो गया बेटा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। टिल डेट है 1624,750 और लगेगा 800,250, तो टोटल एस्टिमेटेड है 24,25,000। और यहां से वी कैन फाइंड आउट स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज, टोटल कॉस्ट टिल डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100। 24,25,000 लगने थे, जिसमें से 1624,750 वी हैव ऑलरेडी स्पेंट। ये आ गया बेटा 67%। 67% आ गया। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज्ड टू रेवेन्यू, तो अमाउंट टू बी चार्ज्ड टू रेवेन्यू इज इक्वल टू, कैसे आएगा, जैसे पिछले प्रश्न में निकाला, टोटल कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू कितना है और मल्टीप्लाई बाय स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज। पहली लाइन में बताया था भाई टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है 21,25,000 का, जिसका अगर करते हैं 67%, सो इट गिव्स अस 14,23,750। ये लीजिए जी, ये होगा अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे से करेंगे तो आपको लय जो है मिल जाएगी, फिर भी जो बच्चे ध्यान से पूरा स्टैंडर्ड कर रहे हैं कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। जैसे ही हमें क्वेश्चन आएगा, कुछ भी चीज पूछेगा, प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, तो हमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालना ही होगा। स्पेसिफिकली अगर रेवेन्यू पूछे तब तो निकालना ही होगा। एंड देखो क्वेश्चन सिर्फ इतना था, क्वेश्चन खत्म हो गया प्राइमा फेसी। लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 11 जब सिखाया तो बड़े क्लियरली ये कहा कि हर क्वेश्चन में हमें खुद से ये देखना है कि कहीं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से ज्यादा हो तो नहीं रही। अब इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 24,25,000, जबकि रेवेन्यू कितना है 21,25,000। तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट की वो एक्सीड कर गई, तो हमें यहां पर पैरा 35 का एप्लीकेशन बताना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ पैरा 35 as टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी 24,25,000 exceeds total contract revenue of rupee 21,25,000. Contract cost exceeds contract revenue. The expected loss of rupee 3 लाख हो गया, 24,25 माइनस 21,25 of rupee 3 lakh should be provided for as expense immediately। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ पैरा 35 सिंपल। एज टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ग्रेटर देन टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, तो जो एक्सपेक्टेड लॉस है 3 लाख का, इट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर एज एन एक्सपेंस इमीडिएटली। कंप्लीट करिए बेटा। Given below are the P&L accounts of Hello Limited and its subsidiaries Cello Limited for the year ending 31st of March 2017। Hello और Cello का डाटा हमें दिया जा रहा है। क्वेश्चन कह रहे हैं सबसे पहले इनकम्स। इनकम में आ गया सेल एंड अदर इनकम और इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इंक्रीज इन इन्वेंट्री का क्या मतलब है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है। और हम ये जानते हैं कि जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, अकाउंट के माध्यम से, तो क्लोजिंग स्टॉक आता है क्रेडिट साइड पर, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पर। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है इसका मतलब है ये इनकम की आइटम है,
फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेबिट में लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक 100 और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में है 120, तो 20 रुपए क्रेडिट में ज्यादा है जिसके कारण आपका प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो ये जो चेंज इन इन्वेंट्री है ये इंक्रीज है, इट इज नॉट डिक्रीज इन इन्वेंट्री। फिर आ गया एक्सपेंसेस का डाटा, रॉ मटेरियल, वेजेस, सैलरीज, इंप्लॉय बेनिफिट में चला जाएगा। प्रोडक्शन एक्सपेंस ये डायरेक्ट नेचर का होता है, प्रोडक्शन एक्सपेंस इट्स ऑफ डायरेक्ट नेचर, डायरेक्ट खर्चा। जब आप रॉ मटेरियल वाला पॉइंट लिखोगे वहीं पर हम प्रोडक्शन एक्सपेंस को भी लिख डालेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। एडमिन और सेलिंग ये अदर एक्सपेंस के नाम से है, इनका अलग से कोई हेड नहीं होता। इंटरेस्ट है आपकी फाइनेंस कॉस्ट, और डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन भी दिया गया। तो ये है इनकम्स का टोटल, ये है एक्सपेंसेस का टोटल। इनकम में से एक्सपेंस माइनस किए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। उसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्स, इसे माइनस किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। फिर डिविडेंड की बात भी की गई है और ये आ गया फाइनल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। यूजुअली डिविडेंड जो है ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं और एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनता नहीं अब, तो पीएनएल में सिर्फ आफ्टर टैक्स तक की फिगर आती है और डिविडेंड वाली चीज रिजर्व सरप्लस के नोट में जाती है, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन वहीं पर बनता है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन हमें डिविडेंड का डाटा यहीं पर दे रहा है तो हम डिविडेंड को भी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ही दिखा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी यहां पर दे रहा है। आगे जो मेन बात आ रही है वहां देखते हैं अदर इंफॉर्मेशन। हेलो लिमिटेड ने, सेलो को, होल्डिंग ने सब्सिडरी को गुड्स सेल किए थे 240 लाख रुपए पर, जिस पर प्रॉफिट कमाया था 20% ओवर द कॉस्ट। क्वेश्चन कहता है इन्वेंट्री ऑफ सेलो लिमिटेड इंक्लूड्स सच गुड्स वैल्यूइंग 48 लाख, और जो सेलो की इन्वेंट्री है उसके अंदर 48 लाख का सामान अभी भी इंक्लूडेड है। मैंने भी आपको प्रिंसिपल क्या सिखाया, कॉमन ट्रांजैक्शन एलिमिनेट कर देना, इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। तो हेलो ने सेलो को सामान बेचा 240 का, हेलो की सेल में इंक्लूड है, सेलो की परचेज में इंक्लूड है, तो दोनों जगह से माइनस कर देंगे पूरा 240 लाख। और इन्वेंट्री में अभी भी 48 लाख का सामान पड़ा है सेलो की, तो उसमें से 20% के हिसाब से हम निकाल लेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट, वो भी माइनस हो जाएगा। आगे एडमिन एक्सपेंस ऑफ सेलो इंक्लूड्स 10 लाख पेड टू हेलो एज कंसल्टेंसी फीस। तो फिर से एक और इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन आ गई, सेलो के एडमिन एक्सपेंस में इंक्लूड है 10 लाख और उसने हेलो को दिया था, हेलो के लिए तो इनकम थी तो उसने कहां ऐड किया होगा, सेल एंड अदर इनकम के अंदर। एक और चीज आ रही है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑफ हेलो लिमिटेड इंक्लूड 20 लाख पेड टू सेलो एज कमीशन। हेलो के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे में एक 20 लाख ऐसा है जो कि सेलो को दिया था, तो सेलो की इनकम में इंक्लूड है, हेलो के खर्चे में इंक्लूड है। हमें फर्क ये नहीं पड़ता किसकी इनकम में किसके खर्चे में, बात सिर्फ इतनी है यार कि ये इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है तो दोनों ही तरफ से एलिमिनेट होगी, सेल्स में से भी कम होगी, मतलब इनकम में से भी कम और एक्सपेंस में से भी कम होगा। आगे हेलो लिमिटेड होल्ड्स 80% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹2000 लाख इन सेलो लिमिटेड प्रायर टू 15-16। ये वाला ईयर कौन सा है भाई, ये तो हमारा 16-17 है। तो क्वेश्चन 15-16 में कह रहा है कि 15-16 से भी पहले होल्डिंग कंपनी का 80% शेयर है सेलो में। और हेलो लिमिटेड ने क्या किया, टुक क्रेडिट टू इट्स P&L अकाउंट proportionate amount of dividend declared and paid by सेलो लिमिटेड फॉर द ईयर 15-16। 15-16 का जो प्रॉफिट है ना, हम अपने P&L के अंदर उसे ले गए थे। ओके समझ लेंगे क्या करना है इसका। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट ऑफ हेलो लिमिटेड एंड सब्सिडरी सेलो लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग। हमें कंसोलिडेटेड P&L बनाना है, डिविडेंड वगैरह की बात बिल्कुल बाद में करेंगे, पहले तो नॉर्मल वे में स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट अपना रेडी करते हैं। सो दिस इज आवर आंसर नंबर 7। आंसर नंबर 7, consolidated statement of profit and loss of Hello Limited and its subsidiary Cello Limited for the year ending 31 March 2017। क्वेश्चन ने हालांकि वर्ड यूज किया था कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट, लेकिन हम अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L शब्द यूज करेंगे। सो वी हैव serial number, particulars,
नोट नंबर एंड अमाउंट, और जो अमाउंट है दिस इज रुपी इन लैक्स। स्टेटमेंट ऑफ P&L में फर्स्ट हेड आता है बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फर्स्ट हेड आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसमें सेल्स और अदर इनकम आएगी, क्वेश्चन में एक साथ दी गई है। सो दिस विल बी total 1. Then there will be second head, that is expenses. There will be second head expenses. Number 1, cost of raw material consumed. B, change in inventory. आप फॉर्मेट देखना चाहें देख सकते हैं, आपकी किताब में दिया गया है। सी पॉइंट आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में वेजेस सैलरीज भी है। सो एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, क्वेश्चन में इंटरेस्ट भी है, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन है, सो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, and then there were selling and distribution and admin expenses, so there will be the head of other expenses also. So we have total of 2. 3, we will get profit before tax as 1 minus 2. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से, इनकम में से बेसिकली माइनस करेंगे total of the expenses, so we will have the profit before tax. Then there is provision for tax. क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लेंगे, क्वेश्चन में जो वर्डिंग यूज है सेम यूज करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, दिस इज नंबर 4. नंबर 5, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आइडियली जो स्टेटमेंट ऑफ P&L है उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक की ही फिगर आती है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमें डिविडेंड की फिगर भी दी है तो हम वो वाली बात भी आगे लेकर चलेंगे। डिविडेंड डिक्लेयर्ड and last comes as balance profit. Profit after tax is 3 minus 4 and balance profit is 5 minus 6. और इन सब के लिए हम नोट्स बनाएंगे। नोट नंबर 1 फॉर रेवेन्यू एंड ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, second for material, third for change in inventory, fourth for employee benefit, 5 for finance cost, 6 for depreciation amortization, 7 for other expenses, 8th for provision for tax, and 9th for dividend declared. And this will be the final profit. चलिए, please reach till here. फॉर्मेट इज रेडी बेटा, एक एक करते हुए नोट्स बनाने स्टार्ट करने हैं और यहां पर फिगर साथ साथ प्लॉट करते चलेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट। नोट 1, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नोट 1,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो इसके अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं, सेल्स एंड अदर इनकम। क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन में वर्ड लिखा है एक साथ ही सेल्स एंड अदर इनकम। सो वी हैव सेल्स एंड अदर इनकम। हेलो लिमिटेड का वैल्यू है 10,000। सेलो लिमिटेड का वैल्यू है 2,000। सो इट शुड हैव बिन 12,000। आइडियली 12,000 रुपए की फिगर आ जानी चाहिए थी। जो मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल में पहला क्या लिखवाया, ऑल द आइटम्स आर टू बी एडेड लाइन बाय लाइन। तो ये लाइन बाय लाइन हो गया, सेल एंड अदर इनकम 12,000 आ जाना चाहिए था। लेकिन उसके इमीडिएटली बाद मैंने आपको यह भी कहा कि हमें ध्यान ये रखना है कि कोई भी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है उसे एलिमिनेट करना है, और देयर आर इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस। क्वेश्चन में देखिए, हेलो लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू सेलो लिमिटेड ऑफ 240 लाख, तो इंटर कंपनी सेल है, माइनस इंटर कंपनी सेल्स बाय हेलो लिमिटेड टू सेलो लिमिटेड। कितने रुपए की जी? 240 लाख की। उसके अलावा यह भी कहा एडमिन एक्सपेंस ऑफ सेलो इंक्लूड 10 लाख पेड टू हेलो एज कंसल्टेंसी फीस। तो इसमें एक और चीज क्या ऐड है, कंसल्टेंसी फीस रिसीव्ड बाय, कंसल्टेंसी फीस रिसीव्ड बाय किसको मिली है? पे किसने किया? सेलो ने। सेलो इंक्लूड 10 लाख पेड टू हेलो रिसीव्ड बाय हेलो लिमिटेड फ्रॉम सेलो लिमिटेड 10 लाख, और माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेलो इंक्लूड 20 लाख पेड टू सेलो लिमिटेड एज कमीशन। सो इसके अंदर कमीशन इंक्लूड है जो कि किसने रिसीव की है, कमीशन रिसीव्ड बाय सेलो लिमिटेड फ्रॉम हेलो लिमिटेड 20 लाख की। किसने किससे रिसीव की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिंपल कंसल्टेंसी फीस कमीशन वर्ड भी लिखते तो भी एग्जामिनर वहां पर ठीक ही करेंगे, लेकिन मैंने पूरा डिटेल में बनाकर आपको बता दिया कि किसने किसको पैसा दिया है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं रिसिपिएंट के हिसाब से कि किसने रिसीव किया, और इन सबको माइनस करते हुए ये हमारा फर्स्ट नोट का वैल्यू आएगा। कहाँ हो तुम, 12,000 माइनस 240 माइनस 30, 11,730। 11,730 का वैल्यू आएगा नोट 1, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर। ठीक है बेटा। नोट 2, नोट 2 आ रहा है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। नोट 2 कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये देखिए सेम इंग्लिश, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। नंबर 2 में जब भी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, यहां पर ध्यान रखना कि रॉ मटेरियल कंज्यूम तो आएगा ही आएगा। अगर आप क्वेश्चन में जाकर देखते हैं, आ जाओ, रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू लिखी है 1600, 400 एक्सेट्रा। साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस प्रोडक्शन एक्सपेंस इज टू बी एडेड। कोई ऐसा डायरेक्ट एक्सपेंस जिसके लिए अलग से कोई जगह नहीं है, जैसे वेजेस है। अब वेजेस भी देखने में डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉय बेनिफिट नाम का अलग हेड है, जबकि प्रोडक्शन एक्सपेंस के लिए नहीं है। आप ये नहीं कह सर अदर एक्सपेंस भेज दो, अदर में यूजुअली जाती है इनडायरेक्ट नेचर की चीजें, तो हम प्रोडक्शन एक्सपेंस को यहीं पर रॉ मटेरियल के साथ ऐड कर देंगे। इंस्टीट्यूट भी ऐसा ही करता है, तो हम उससे डेविएट होना भी नहीं चाहते। तो हम यहां पर कह रहे हैं सबसे पहली बात तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हेलो लिमिटेड का है 1600, सेलो लिमिटेड का है 400,
और रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, यानी कि परचेज इसी के अंदर इंक्लूड है। और हमने क्या कहा था, इंटर कंपनी सेल परचेज माइनस कर देना। अगर आपने सेल माइनस किए यहां से इंटर कंपनी सेल, तो यहां से भी तो माइनस होगी जो सेलो ने हेलो से लिए थे। तो हम कहेंगे माइनस इंटर कंपनी परचेजेस। इंटर कंपनी सेल किसने की, हेलो ने सेलो को, तो यहां हम लिख सकते हैं इंटर कंपनी परचेज बाय सेलो लिमिटेड फ्रॉम हेलो लिमिटेड। सेलो ने हेलो से जो परचेज की थी सेम अमाउंट 240 का, तो ये हो गया 1600 और 400 2000, 2000 माइनस 240 1760 1760। तो ध्यान रहे जो ऊपर तीन चीजें माइनस हुई हैं सेल में से, ये 3 बार और माइनस होगी खर्चों में से। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया, उसके अलावा वी आर गिवन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। हेलो लिमिटेड एंड सेलो लिमिटेड। हेलो लिमिटेड की वैल्यू है 400, सेलो लिमिटेड की वैल्यू है 200, ये हो गया जी 600, एंड द टोटल बिकम्स 2360। टोटल अमाउंट आ गया 2360 का, लिख लीजिए। Then we come to note 3, which is change in inventory. Change in inventory. हेलो लिमिटेड का चेंज इन इन्वेंट्री है 2000, सेलो लिमिटेड का है 400, लेकिन यहां से एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज माइनस होने वाली है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। भूलना नहीं है, अनरियलाइज प्रॉफिट। एक तो बैलेंस शीट में से स्टॉक में से माइनस होता है, दूसरा इसके कारण हमारे प्रॉफिट्स भी कम होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है या तो इन्वेंट्री में से माइनस करके दिखा दो, नहीं तो पीएनएल के अंत में माइनस करके दिखाना बेटर है, यहीं पर दिखा देते हैं। क्वेश्चन के नीचे जो इंफॉर्मेशन था लिखा है इन्वेंट्री ऑफ सेलो स्टिल इंक्लूड्स गुड्स कॉस्टिंग 48 लाख। तो भाई 48 लाख के तो गुड्स अभी भी हैं जिसको हेलो ने बेचा था और उन्होंने 20% कॉस्ट पर प्रॉफिट कमाया था। ये तो इनवॉइस प्राइस है, हेलो के लिए जो इनवॉइस प्राइस है वो सेलो के लिए कॉस्ट होता है। तो 20/120 यानी कि 1/6। तो यहां से 8 माइनस होगा और ये वैल्यू आएगी 2392। ये वैल्यू आएगी जी 2392 की। चेंज इन इन्वेंट्री 2392। अच्छे अच्छे पॉइंट्स, बेहतरीन पॉइंट्स साथ साथ रहें। नोट नंबर 4 पर आ रहे हैं। नोट नंबर 4, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट हेलो लिमिटेड और सेलो लिमिटेड, इसमें किसी प्रकार की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा सीधा वैल्यूज आ गई 1600 लाख 300 लाख, तो टोटल हो गया जी 1900 लाख रुपए, 1900 लाख एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट। नोट 4 एम्प्लॉय बेनिफिट के बाद हमने लिखा है नोट 5 फाइनेंस कॉस्ट। नोट 5 फाइनेंस कॉस्ट, अगेन हेलो लिमिटेड का वैल्यू और सेलो लिमिटेड का वैल्यू। फाइनेंस कॉस्ट में आप बच्चों को दिया गया है नाम इंटरेस्ट, तो यहां पर वर्ड इंटरेस्ट जरूर लिख लेंगे और यहां पर लिख लेते हैं जी वेजेस एंड सैलरीज। इंटरेस्ट हेलो लिमिटेड का वैल्यू है 200 और सेलो लिमिटेड का वैल्यू है 100।
so total 300. Note 6 for depreciation and amortization. किस नाम से दिया है क्वेश्चन में? डेप्रिसिएशन. सो depreciation by name Hello Limited and Cello Limited. Amount being again 200 lakh and 100 lakh. Total being 300 lakh. बहुत ही नॉर्मल मैनर में हम कर रहे हैं. फॉर्मेट अपने को आता है आइटम बाय आइटम, सेम फ्लो में लिख लेंगे जैसे फॉर्मेट में, और फिर लाइन बाय लाइन हर चीज को जोड़ते चलेंगे, होल्डिंग प्लस सब्सिडरी. अगर कोई इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है बस उसे साथ साथ ध्यान रखना, एलिमिनेट करते हुए चलना है. नोट 7 अंतिम मेन नोट आ रहा है विच इज फॉर अदर एक्सपेंसेस. इसके अंतर्गत सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस. इसके अंतर्गत सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस. हेलो लिमिटेड और सेलो लिमिटेड. एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में हेलो लिमिटेड में है 400 लाख, सेलो में है 200. और ध्यान रहे क्वेश्चन के नीचे की अदर इंफॉर्मेशन में सेकंड लाइन, एडमिन एक्सपेंस ऑफ सेलो इंक्लूड 10 लाख पेड टू हेलो एज कंसल्टेंसी फीस. ये देखिए हमने यहां पर माइनस किया था कंसल्टेंसी फीस रिसीव्ड बाय हेलो फ्रॉम सेलो, फिर से माइनस करने कंसल्टेंसी फीस पेड बाय सेलो टू हेलो. सो माइनस consultancy fees paid by Cello Limited to Hello Limited. कितने की थी जी? 10 लाख की. So there will be the figure of 590 net administration expenses. 400-200 अपना अपना नॉर्मल वे में ऐड कर ले, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर उसके अंदर कोई इंटर कंपनी की ट्रांजैक्शन इंक्लूड है माइनस कर देना. और एग्जाम में गलती क्या होती है बच्चे, सेल्स में से माइनस कर देते हैं लेकिन यहां से माइनस करना भूल जाते हैं. तो रेवेन्यू में से तो करना ही करना है, मतलब इनकम में से करना ही करना है, एक्सपेंस में से भी जरूर करना है. और जो दूसरी चीज है दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. सेलिंग एंड distribution expenses. Hello Limited, Cello Limited. 400 और 100 नॉर्मल मैनर में यहां तक पहुंच गए. और इसके अंदर क्या इंक्लूड है? तीसरी लाइन P&L के डाटा के नीचे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑफ हेलो लिमिटेड इंक्लूड 20 लाख रुपीज पेड टू सेलो एज कमीशन. तो माइनस करना है, इसके अंदर कमीशन इंक्लूड है जो कि पे किसने करी थी? हेलो ने. कमीशन पेड बाय हेलो लिमिटेड टू सेलो लिमिटेड. कितने की भाई? 20 लाख रुपीज की. 400 500 500 माइनस 20 480. और ये टोटल आता है 1070. प्लीज रीच टिल हियर चाइल्ड. इतनी चीजें सबसे पहले जितनी यहां तक कंप्यूट की P&L में लिखते हैं हम, प्रोविजन बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्स से पहले वाले पॉइंट तक पहुंच जाएंगे. सो वी हैड द फिगर ऑफ 11730 इन नोट 1. Then starting from note 2, raw material consumed was beta 2360.
चेंज इन इन्वेंट्री वॉज 2392। अब सबसे बड़ी गलती यहां पर कर डालते हैं बच्चे, 2392 को 2392 लिख दिया। तो क्या सर कुछ और लिखना है? जी नहीं, 2392 ही लिखना है। लेकिन याद रहे जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो बताया था भाई ये क्लोजिंग ग्रेटर देन ओपनिंग है, ये क्रेडिट, अरे 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 अरे, ये क्लोजिंग ग्रेटर देन ओपनिंग है, ये क्रेडिट की आइटम है, तभी तो वहां पर इनकम में लिखी थी। हमें इनकम अगर है यहां पर लिखा है तो इसे भाई ब्रैकेट के अंदर शो करना है, क्योंकि अदरवाइज ये इनकम वाली आइटम है, लेकिन हमें फॉर्मेट के हिसाब से लिखना पड़ता है एक्सपेंसेस में। तो जब एक्सपेंस में लिखोगे इसे माइनस में शो करना, ठीक है ना, इसे माइनस में शो करना। फिर आ रहे नोट 4 एम्प्लॉय बेनिफिट 1900, फाइनेंस 300 और डिप्रेशन 300, 1900 300 300 1900 300 300 और अदर एक्सपेंस अभी अभी कंप्यूट किए 1070। जी हाँ 1070। और इनको करते हैं टोटल 2360 माइनस 2392 प्लस 1900 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 1070, ये आ रहा है गाइज 3538। 11730 में से इसे माइनस कर दें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर आ रही है 8192। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 8192। यहां तक हम पहुंच गए। नेक्स्ट पड़ाव आ रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स का, जिसके लिए हमने यहां पर लिखा है नोट नंबर 8। सो नोट 8 फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स, इसी नाम से दिया है हमें हेलो लिमिटेड का, अरे 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 हेलो लिमिटेड 2400 तो सेलो लिमिटेड 400। हेलो लिमिटेड 2400 और सेलो लिमिटेड का 400। ये हो गया बेटा 2800 का। नोट 8 प्रोविजन फॉर टैक्स 2400 और 400 2800, ये लीजिए 2800। अब आ गया प्रोविजन आफ्टर टैक्स। 8192 था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस कर दिया 2800, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 5392। 5392। फिर आ रहा है डिविडेंड डिक्लेयर्ड, डिविडेंड डिक्लेयर्ड नंबर 9 और लास्ट में आ जाएगा बैलेंस प्रॉफिट। तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड के लिए नोट 9 बना रहे हैं, नोट नंबर 9 फॉर डिविडेंड। हेलो लिमिटेड कितना है 2400, ध्यान से देखेंगे। सेलो लिमिटेड का कितना है 300। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। हेलो का है 2400, सेलो का है 300। सेलो ने जो 300 का डिविडेंड दिया यार, इसमें से ये तो टोटल डिविडेंड है ना सेलो का, देखो सेलो का डिविडेंड है 300 का, और क्वेश्चन में कहा था कि एच लिमिटेड के कितने प्रतिशत शेयर है 80%। तो यार जो 300 का डिविडेंड सेलो ने दिया उसमें से 80% तो होल्डिंग को ही मिल गया ना हेलो लिमिटेड को, तो वो तो इंटर ग्रुप हो गया। तो यहां हम कहेंगे जितना तुम्हें भाई मिला है इसमें से माइनस करो शेयर ऑफ डिविडेंड, ये ऐसा करते हैं डिविडेंड रिसीवेबल बाय हेलो लिमिटेड माइनस डिविडेंड रिसीवेबल बाय हेलो लिमिटेड, कितना 300 का 80%, यानी कि 240 तो तुम्हें ही मिलेगा, जो बाकी रह गया 60 सिर्फ वही बाहर जाएगा, और ये होगा 2460 और ये होगा 2460। डिविडेंड के लिए कुछ बच्चों के मन में ख्याल और आ रहे होंगे, मैं अभी जो है सेटिस्फाई करूंगा, डोंट वरी एट ऑल।
टोटल डिविडेंड सेलो का है 300, जिसमें से 80% होल्डिंग का है हेलो लिमिटेड का, तो यहां से माइनस कर दिया। अब हम सोच रहे होंगे यार इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है तो दो जगह से माइनस होगी ना, अगर यहां से माइनस हो तो हेलो की इनकम में भी ऐड होगा डिविडेंड, तो वहां से भी 240 माइनस करो, क्योंकि क्वेश्चन में P&L के अंदर क्लियर है ही नहीं कि क्या उसके अंदर डिविडेंड ऐड भी है या नहीं है। तो हम ये मानते हुए अपना आंसर करते हैं कि जो सेल्स एंड अदर इनकम की फिगर लिखी है होल्डिंग की, उसके अंदर डिविडेंड ऐड नहीं है, तो इसलिए हमने वहां पर 240 माइनस नहीं किया। लेकिन इंस्टीट्यूट के जो सजेस्टेड आंसर हैं वो बड़े क्लियरली ये लिखते हैं कि आप अदरवाइज भी एज्यूम कर सकते हैं, मतलब वी हैव द ऑप्शन। हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो होल्डिंग का सेल्स एंड अदर इनकम दिया है उसके अंदर 240 का डिविडेंड ऐड है, तो आप वहां से 240 माइनस कर सकते हैं, ये मानते हुए कि उसके अंदर ऐड है। हम वहां से माइनस नहीं कर रहे इनकम में से, ये मानते हुए कि क्वेश्चन में इनकम में डिविडेंड ऐड अब तक नहीं है। उसका नोट में लिखवा दूंगा। ये आ गया जी 2460, ये आ गया डिविडेंड डिक्लेयर्ड 2460। So 5392 minus 2460, final figure is 2932। 2932 प्लीज बच्चे कंप्लीट करें। चलिए मैं आपको जरा नोट्स लिखा दूं यहां पर, जो मैंने बात की डिविडेंड एक्सेट्रा के बारे में। नोट्स नंबर 1, डिविडेंड ऑफ ₹240 lakh receivable by Hello Limited from Cello Limited, dividend of ₹240 lakh receivable by Hello Limited from Cello Limited is an income of Hello Limited and accordingly should be reduced from consolidated revenue. Dividend of 240 lakh receivable by Hello Limited from Cello Limited is an income of Hello and accordingly should be reduced from consolidated revenue also. But we have assumed that this 240 lakh rupee is not included in revenue of Hello Limited. But we have assumed that this 240 lakh rupees is not included in revenue of Hello Limited. If we assume otherwise मतलब अगर हम ये मान लें कि होल्डिंग के रेवेन्यू में इंक्लूड है 240 लाख, then consolidated revenue will decrease by 240 lakh rupees and accordingly the profit. अगर हम ये मान लें कि होल्डिंग कंपनी दैट इज हेलो लिमिटेड के रेवेन्यू में कितना रेवेन्यू है होल्डिंग कंपनी का, क्वेश्चन में गिवन 10,000, अगर हम ये मान लें कि उस 10,000 रुपए के अंदर इंक्लूडेड है ऑलरेडी 240 लाख, तो हमें वहां से माइनस करना होगा और वहां से माइनस करोगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी उतने अमाउंट से आपका कम हो जाएगा। एक तो ये नोट हमें लिखना था। दूसरी चीज एक और, ये देखो क्वेश्चन है ना, आपको ये कहा था होल्डिंग कंपनी टुक क्रेडिट टू इट्स P&L अकाउंट द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड बाय सेलो लिमिटेड फॉर द ईयर 15-16। ये पिछले साल की बात कर रहा है। कहता हम अपने P&L के अंदर ले गए जो डिविडेंड मिला 15-16 के लिए,
क्योंकि ये भी इंटर ग्रुप है तो हमें ये भी यहां से माइनस करना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन ने अमाउंट ही नहीं बताया। क्वेश्चन ने 15-16 का तो अमाउंट ही नहीं बताया। ये जो डिविडेंड वगैरह है ये तो 16-17 के हैं, 15-16 का डिविडेंड का अमाउंट कहां बताया, तो हम उसके लिए भी जो है इंग्लिश लिख देते हैं। आइए नोट नंबर 2, since the amount of dividend received by Hello Limited for the year 2015-16 is not given। 15-16 में सब्सिडरी ने डिक्लेयर किया तो इन्हें मिला, लेकिन कितना अमाउंट, क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं बताया। इट हैज नॉट बीन डिडक्टेड फ्रॉम sales and other income। It has not been deducted from sales and other income in consolidated statement of P&L। Since the amount of dividend received by Hello Limited for the year 15-16 not given, so accordingly we have not deducted from sales and other income in consolidated statement of P&L। RTP नवंबर 2016 से। Khaitan Limited has received 2 lakh subscriptions during the current year under its new scheme, whereby the customers are required to pay a sum of ₹4,500 for which they will be entitled to receive a magazine for a period of 3 years। तो मैगजीन सब्सक्रिप्शन वाला केस है। कंपनी है खैतान लिमिटेड, 2 लाख सब्सक्रिप्शन बेच डाली। स्कीम क्या लाए हैं, 4500 रुपए, 4500 दो और 3 साल तक मैगजीन पाओ पाओ पाओ। खैतान वांट्स टू ट्रीट द एंटायर अमाउंट एज रेवेन्यू फॉर द करंट ईयर। चाह रहा है जितना पैसा आया ना सारा करंट ईयर में बुक कर ले, कहते कमेंट। तो हमने मैगजीन सब्सक्रिप्शन के बारे में रूल क्या सीखा था कि भाई या तो स्ट्रेट लाइन पर करो, या फिर अगर जो आइटम्स आप डिलीवर्ड करते हो अगर उनकी वैल्यू डिफरेंट है तो उसी प्रोपोर्शन में रिकॉग्नाइज करो। क्वेश्चन में वैल्यू डिफरेंट के बारे में तो कुछ बताया नहीं, तो स्ट्रेट लाइन बेस पर ही हम इसे रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी कि हर साल 1500 रुपए रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो जो आप चाह रहे हो वो तो बिल्कुल गलत है। आंसर नंबर 21। In case of magazine subscription, revenue should be recognized as follows। A point, on straight line basis, or if items delivered vary in value, then in the proportion of such value। पहले तो जनरल रूल लिख दिया, ठीक है ना, कि ऐसे ऐसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इन द गिवन सिचुएशन nothing is mentioned about the value of magazines, thus revenue should be recognized on straight line basis। So Khaitan Limited should record ₹1500, कैसे आया, ब्रैकेट में 4500 डिवाइड बाय 3। खैतान लिमिटेड शुड रिकॉर्ड, या ऐसा लिखें रिकॉग्नाइज, बेटर वर्ड, शुड recognize ₹1500 per annum for each subscription
rather than treating entire amount as revenue for the current year, rather than treating entire amount as revenue for the current year. अरे 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 लीजिए कंप्लीट. It says identify the related parties in the following cases as per AS number 18. A limited holds 51% of B, B limited holds 51% of O, Z limited holds 49% of O. इंडिपेंडेंट केसेस नहीं है. एक ही क्वेश्चन के अंदर हमें बता दिया कि ए का बी में, बी का ओ में, जेड का ओ में, ऐसा ऐसा. तो हमें बताना है कि कौन कौन से रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप यहां से बनेगी. आइए देखते हैं. सो आंसर नंबर 8. आ जाओ भाई, क्या हो रहा है जरा लिखकर बताएं. एक है ए लिमिटेड. क्वेश्चन कहता ए लिमिटेड होल्ड्स A limited holds 51% of B limited, B limited holds 51% of O limited, और एक कोई और ही है Z limited holds 49% of O. So there is one Z limited which holds 49% of O limited. तो हमें इसमें से बताना है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स कौन कौन सी हैं. तो हम एक एक करते हुए सबसे पहले चूज करेंगे कि अगर ए लिमिटेड रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है तो इसके लिए कौन कौन रिलेटेड है. फिर बी लिमिटेड अगर रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है तो उसके लिए कौन कौन रिलेटेड है. तो एक एक करते हुए इस प्रकार से करेंगे. सबसे पहले इफ ए लिमिटेड इज रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, अगर ए लिमिटेड रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है तो इसके लिए कौन कौन रिलेटेड पार्टी बनेंगे. बी लिमिटेड रिलेटेड पार्टी हो गया. बी लिमिटेड इज रिलेटेड पार्टी किसके अकॉर्डिंगली, पैरा 3A. कैसे, बी लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड. ठीक है ना. ए की डायरेक्टली बी सब्सिडरी है तो पैरा 3A के अकॉर्डिंगली रिलेटेड पार्टी हो गई. एक तो ये हुआ. ओ, ओ लिमिटेड भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी. हमने 3A जब पढ़ा था तो वहां वर्डिंग कुछ ऐसी थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल. तो ए का बी के ऊपर तो डायरेक्ट कंट्रोल है, और आपकी जो सब्सिडरी है, ए की सब्सिडरी कौन, बी, बी ने आगे ओ पर कंट्रोल किया तो ए का भी इनडायरेक्ट कंट्रोल वहां पर पहुंच जाता है. तो यहां पर भी पैरा 3A जो है एप्लीकेबल हो रहा है, और ओ लिमिटेड जो है इसे भी ए का सब्सिडियरी माना जाएगा. ए के लिए बी और ओ दोनों रिलेटेड पार्टी हो गए. ए का जेड के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है तो जेड लिमिटेड रिलेटेड पार्टी नहीं रहेगी. ठीक है ना. हमें तो सिर्फ रिलेटेड पार्टी बताना है. तो आगे बढ़ रहे हैं. इफ बी लिमिटेड इज रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, सबसे पहले ए लिमिटेड इज रिलेटेड पार्टी एज पर पैरा 3A. क्यों ए लिमिटेड आपकी रिलेटेड पार्टी क्यों है, क्योंकि ए आपका होल्डिंग है. ए लिमिटेड इज होल्डिंग ऑफ बी लिमिटेड. ए लिमिटेड इज होल्डिंग ऑफ बी लिमिटेड. दूसरा, बी का सब्सिडरी कौन है, ओ, क्योंकि बी के पास 50% से ज्यादा वोटिंग पावर है. तो ओ लिमिटेड भी आपका रिलेटेड पार्टी हो गया. ओ लिमिटेड इज रिलेटेड पार्टी. फिर से
पैरा 3A, O Limited is subsidiary of B Limited. इसका भी Z के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। फिर आता है इफ O लिमिटेड इज रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, अगर O लिमिटेड रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है तो A लिमिटेड इज रिलेटेड पार्टी, इनडायरेक्ट कंट्रोल के थ्रू है, पैरा 3A, क्योंकि A लिमिटेड इज होल्डिंग ऑफ O लिमिटेड, इनडायरेक्ट वाली। फिर B लिमिटेड जो है वो भी आपकी रिलेटेड पार्टी है। कैसे? अगेन पैरा 3A, वो आपकी इमीडिएट होल्डिंग है, मतलब डायरेक्ट कंट्रोल वाली होल्डिंग है। B लिमिटेड इज होल्डिंग ऑफ O लिमिटेड वंस अगेन। और O का Z से भी कोई रिलेशनशिप है क्या? होल्डिंग सब्सिडरी तो नहीं बन रहा क्योंकि Z लिमिटेड ने सिर्फ 49% लगाया है, लेकिन नहीं भूलना हमने 3B पढ़ा था, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। वहां एसोसिएट में 20% की लिमिट होती है। हमने चाहे, एक मिनट लेट मी चेक, मैंने आपको वहां पर बता दिया था कि नहीं बताया था। 3B, हाँ इतना सीखा था, एसोसिएट जॉइंट वेंचर। और एसोसिएट का डेफिनेशन 1 मिनट हमने यहां देखा था, एन एंटरप्राइज इन विच इन्वेस्टिंग पार्टी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इन्वेस्टिंग पार्टी अगर 50% क्रॉस हो जाता है तो उसे बोलते हैं सब्सिडरी होल्डिंग का रिलेशनशिप। अगर 50 क्रॉस नहीं हो लेकिन 20 क्रॉस हो गया तो उसे एसोसिएट नॉर्मली बोल दिया जाता है। तो यहां एसोसिएट के साथ आप लिखना चाहे लिख सकते हैं ग्रेटर देन 20%, लेस देन 50%, लेस देन इक्वल टू 50%, तो आप एसोसिएट कहे जाते हैं। यहां पर हमारे इस केस में Z ने O में 50% क्रॉस नहीं किया, 50 से नीचे नीचे हो, 49 पर हो, तो O के लिए Z कौन हो गया? इन्वेस्टर। Z ने पैसा लगाया, वो इतना शेयर होल्डर है, मतलब इतना फंड्स उसका लगा हुआ है। तो O के लिए जो Z लिमिटेड है वो भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। Z लिमिटेड इज रिलेटेड पार्टी पैरा 3B, पैरा 3B। Z लिमिटेड इज इन्वेस्टर ऑफ O लिमिटेड। तो एक लिमिटेड के लिए देख लिया कौन कौन रिलेटेड है, B लिमिटेड के लिए देख लिया, O लिमिटेड के लिए देख लिया, और अब अंत में आता है Z लिमिटेड। इफ Z लिमिटेड इज रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, Z का A और B से तो कोई रिलेशन है ही नहीं, सिर्फ A के साथ, ओ सॉरी कौन था नाम, O के साथ है। O लिमिटेड इज रिलेटेड पार्टी। क्यों? क्योंकि O तुम्हारा कौन है? एसोसिएट है। O लिमिटेड कौन है? एसोसिएट है। O लिमिटेड इज एसोसिएट ऑफ Z लिमिटेड। जो पार्टी इन्वेस्ट करती है, Z ने इन्वेस्ट किया तो Z के लिए जहां इन्वेस्ट किया वो आपका एसोसिएट हो गया, और जो एसोसिएट है उसके लिए आप कौन हो? इन्वेस्टर हो। तो इसलिए जब हमने O लिखा तो O में क्या लिखा कि Z लिमिटेड कौन है? इन्वेस्टर है O का, और O क्या है? Z का एसोसिएट है। तो आपस में इनके रिलेशन को इस तरह से दिखाया जाता है, जैसे होल्डिंग सब्सिडरी होता है वैसे इन्वेस्टर एसोसिएट होता है। कंप्लीट करें यहां तक।